तुर्की ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तुर्की के जो न्याय मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इंटरपोल से कहा गया है कि हम नेतन्याहू को गिरफ्तार कराना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, इसके पीछे का तर्क इनका यह है, पुराना मामला निकाल कर लाते हैं। और पुराना मामला क्या है उसको मैं समझाऊं थोड़ा सा। उसको समझने से पहले मैं आपको हल्का सा एक बार मैप दिखा देता हूं। देखो, यदि आप मैप को देखो ना तो आप पाओगे कि जो ये इजराइल है ना, इजराइल के साथ साथ यहां पर आप गाजा देखते हैं। अपन ने बहुत बार गाजा डिस्कस किया है। आपको ये तो पता ही होगा कि गाजा का एक तट जो है ना वो मेडिटेरेनियन सी से टच होता है। तो ये पूरा पूरा भूमध्य सागर है। अब क्या है ना कि गाजा में चारों तरफ से बॉर्डर पर तो बैठी हुई है इजरायली फोर्सेस, लेकिन गाजा के अंदर समुद्र से भी कोई जहाज आकर ना पहुंच पाए, यहां से आकर के भी कोई जहाज ना पहुंच पाए, इसके लिए यहां पर पूरा पूरा नेवल ब्लॉकेड किया हुआ है। ये हमने कई बार आपको बताया है कि गाजा के मेडिटेरेनियन सी वाला जो तट है उस पर चारों तरफ इजरायली फोर्सेस तैनात है, गाजा कोई नहीं पहुंच सकता। अब उस इजरायली तट को, गाजा के तट को जो ब्लॉक किया हुआ है, उसको तोड़ने के लिए बहुत बार मेडिटेरेनियन सी में से बहुत सारे देश अपनी अपनी तरफ से मदद के नाम पर जहाज भेजते हैं। इन्हें सामान्यतया मिशन के रूप में फ्लोटिला के नाम से जाना जाता है, नाव के नाम से आप समझिए। 2008 से 26 आ गया है, लगातार ऐसी नावें भेजी जाती रही हैं। लेकिन जब इस तरह की नावें इजराइल के द्वारा रोकी जाती हैं तो यह विवाद का कारण बन जाता है। इजराइल कहता है कि इन मदद के कट्टों में आपने हो सकता है बम गोला बारूद भरकर रखा हो और हमास हम पर हमला कर दे, इसलिए हम गाजा में किसी को आने नहीं देंगे। ऐसा ही इंसिडेंट पिछले साल 2025 में हुआ। तब इजराइल ने उस जहाज पर जो फ्लोटिला था, जो फ्लोटिला लेकर के सामान निकला था, उस पर इजराइल ने हमला कर दिया था। हमला क्या, ड्रोन अटैक हुआ था। और जब ड्रोन अटैक हुआ था तो उस अटैक के बाद में नेतन्याहू के खिलाफ तुर्की इंटरनेशनल कोर्ट जाने का धमकी दिया और खुद की न्यायालय के अंदर तुर्की के नेतन्याहू के खिलाफ वो शुरू कर दी, जांच शुरू करवा दी। ये हमने सेशन आपको अपनी पाठशाला पर भी बताया था, ग्रेटा थनबर्ग को। फिर एक और फ्लोटिला पर जब ग्रेटा थनबर्ग आ रही थी तो उनको तो इजराइल वाले पकड़ कर ही ले गए और उसके बाद में चर्चा निकल कर आई कि उनके साथ बाल वाल खींच करके बदतमीजी और बदसलूकी की गई। ये फ्लोटिला वाला मामला फिर से तुर्की वाले उठा दिए हैं कि साहब नेतन्याहू को, क्योंकि उसने अंतरराष्ट्रीय जल पर कब्जा किया हुआ है इजराइल ने, ऐसे में उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाना चाहिए और तुर्की चाहता है कि वो उन्हें गिरफ्तार करे। ये एक पहलू है जिसे आप सुन लीजिए केवल इसलिए ताकि आपको यह पता चल जाए कि तुर्की और इजराइल के बीच में कितने तल्ख व्यवहार इस समय पर चल रहे हैं। जहां तुर्की खुलकर के गाजा के समर्थन में खड़ा हुआ है, फ्लोटिला के माध्यम से यहां पर भेजने का रसद सामग्री प्रयास करता है, वहीं दूसरी तरफ अब एक और कहानी सुनिए। असल में साथियों, तुर्की जो है ना वो इजराइल को मान्यता देने वाले शुरुआती राष्ट्रों में से एक था। लेकिन जब इजराइल को मान्यता देने की बात आई मुस्लिम राष्ट्रों के द्वारा तो मुस्लिम राष्ट्र बाकियों ने इसका विरोध किया। तुर्की पहले तक बहुत ही सेक्युलर कहिए या प्रोग्रेसिव कंट्री हुआ करता था, लेकिन जब से अर्दगन आए हैं उन्होंने इजराइल के खिलाफ भूमिका को पूरे मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर, ताकि मुस्लिमों के खलीफा वापस से तुर्की को बनाया जा सके, ताकि सऊदी से ज्यादा लोग तुर्की को मानने लगे, तो उन्होंने इजराइल के खिलाफ काफी ज्यादा एंटी ज्यादा बयान देने शुरू कर दिए। खैर, तुर्की इस समय एक और प्रयास कर रहा है और वो क्या है, आप सभी को यह तो मालूम होगा कि सीरिया के अंदर सत्ता बदल चुकी है। बशर अल असद की सरकार यहां हुआ करती थी, लेकिन बशर अल असद की सरकार को अल शरा नाम के एक आतंकवादी ने पलट दिया और उस अल शरा को अमेरिका ने अपनी तरफ से सहूलियत दी कि ठीक है, हम आपको यहां का राष्ट्राध्यक्ष मानते हैं। तो अब सीरिया में क्या है, अल शरा की सरकार चलती है। अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। अल शरा वो व्यक्ति है जिसने बशर अल असद को हराया। बशर अल असद कौन था? बशर अल असद जो था सीरिया के अंदर का राष्ट्रपति, वो इस समय रूस में शरण लेकर बैठा हुआ है। बहुत लंबे समय तक असद की और उसके फादर की यहां पर सरकार चली रूस की मदद से। तो अमेरिका बशर अल असद को यहां से हटाना चाहता था। अब अल शरा भी बना तो अमेरिका ने उसका वेलकम किया, जबकि एक समय पर अमेरिका ने खुद करोड़ों रुपए अल शरा के सिर पर इनाम रखा हुआ था। खैर, अब कोई बात नहीं। आज की स्थिति यह है कि यहां पर अल शरा नाम का जो आतंकी था आज वो यहां का राष्ट्रपति है और वो यहां पर शासन करता है। इजराइल से वो कैसा है? जब अमेरिका ने अल शरा को अपनी तरफ से इज्जत दी है तो वो इजराइल से भी अच्छा रहेगा। लेकिन चूंकि सीरिया में लंबे समय तक देश में अशांति रही तो यहां पर बहुत सारे विद्रोही गुट बने हुए हैं। अल शरा जो है उसको तुर्की का भी समर्थन प्राप्त है और तुर्की उसी सीरिया में, यानी कि जहां अल शरा है, वहां पर इजराइल के खिलाफ जमीन पर जंग की तैयारियां कर रहा है। अब आप पूछेंगे ये तो काम तुर्की यहां से भी डायरेक्ट कर ही सकता था। नहीं, अक्सर जब प्रॉक्सीज लड़ी जाती हैं तो वो डायरेक्ट नहीं लड़ी जाती। जैसे
ईरान लंबे समय से इजराइल पर खुद हमले नहीं कर रहा था। उसने प्रॉक्सी के नाम पर गाजा के अंदर हमास को बिठाया हुआ था, उसने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को बिठाया हुआ था, जबकि उसकी मिसाइल तो यहां पर भी जा सकती हैं, लेकिन खुद डायरेक्ट नहीं चलाते थे, प्रॉक्सीज के थ्रू चलाते थे। तो तुर्की ने सीरिया में प्रॉक्सीज को डेवलप करना शुरू किया ताकि वो इजराइल को मार सके। अब इजराइल की कहानी क्या है, अब उसको मैं आपको बताता हूं। अब हुआ क्या, तुर्की जब ये समझदारी कर ही रहा था तो इजराइल दोबारा ये गलती नहीं कर सकता था। कौन सी, कि ईरान की तरह प्रॉक्सी तुर्की भी खड़ा कर दे इजराइल के खिलाफ। इजराइल ने उठा करके परसों 18 तारीख के दिन एक एयरबेस था अबू अल दुहर एयरबेस, उस एयरबेस पर हमला कर दिया। इजराइल ने हमला किया और इजराइल ने रनवे को पूरी तरह उखाड़ दिया। कहां की बात हो रही है, सीरिया की बात हो रही है। सीरिया में कहां पर हो रही है, अदलिब के अंदर बात हो रही है। यह जगह इजराइल बॉर्डर से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है। इस अबू अल दुहर नाम के जो एयरबेस है, यहां पर हमला हुआ। यह जगह तुर्की के लोगों के द्वारा, तुर्की के सैनिकों के द्वारा डेवलप की जा रही थी। क्यों, ताकि इस एयरबेस से इजराइल पर निशाने लगाए जा सकें। हालांकि इजराइल पहले भी सीरिया पर हमले करता रहा है, लेकिन बशर अल असद के चले जाने के बाद, अल शरा के आने के बाद और तुर्की के सैनिकों के बीच में इस तरह का हमला होना अपने आप में एक चेतावनी है। देखिए, यह रहा वो एयरबेस जो लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था। इसको डेवलप करने के लिए तुर्की के विदेश मंत्री ने हाल ही में सीरिया की यात्रा की थी, और जब सीरिया की डिफेंस में मतलब यात्रा की थी, तब ये वाला जो सीन दिख रहे हैं आप, ये जो फूटा हुआ स्थिति दिखाई दे रहा है, इन्होंने इस एयरबेस को ही उड़ा दिया। यहां पर तुर्की के सैनिक थे और तुर्की के सैनिकों की प्रेजेंस में ही, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन्होंने एयरबेस को ही, जो हवाई पट्टी थी, इजरायलियों ने इसके ऊपर हमला करके हवाई पट्टी को तहस नहस कर दिया। ये सब परसों हुई घटना है। इधर की तरफ तुर्की उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर रहा है, दूसरी तरफ तुर्की की तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर्स में भर के डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान में सीरिया के विदेश मंत्री कल के दिन देखे गए हैं। ये सब घटनाएं एक से जुड़कर एक चलती चली जा रही हैं, और ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें यहां पर, जहां पर इस प्रकार से एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया है, इसके बाद असली बवाल शुरू हो गया। सीरिया ने अपनी तरफ से इसका खंडन किया, उसके पास इसके अलावा कुछ नहीं था। इजराइल ने साफ कहा कि भाई सीरिया वालों, तुम लोग एक चीज को क्यों नहीं समझ रहे हो, तुमको लगता है कि हमने तुम्हारा 0.1% क्षेत्रफल लिया हुआ है। तुम्हारे क्षेत्रफल का लगभग 5% तुर्की कब्जा करके बैठा है। साइप्रस का लगभग 36% तुर्की कब्जा करके बैठा हुआ है, और इराक का लगभग 2000 किलोमीटर स्क्वायर कब्जा करके बैठा हुआ है। तुर्की तुम्हारे देश के अंदर घुस रहा है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? और बोले इसी कारण से हमने इस पर हमला किया है। तुर्की तुम्हारे देश में आएगा और हम पर प्रॉक्सी चलाएगा, तुम्हें यूज करके, तुम्हें नजर नहीं आएगा। तुर्की ने कहा नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे थे, हम इस अटैक का खंडन करते हैं, यह अटैक नहीं होना चाहिए था। तुर्की ने तो यह तक कह दिया कि हम तो गए ही नहीं थे सीरिया के बेस पर। अक्सर यही होता है, प्रॉक्सीज को जब मार पड़ती है तो वो इस तरह से झूठ बोलते हुए पाए जाते हैं। पर जो भी है, यहां से एक चीज तो समझ में आ गई है कि तुर्की सीरिया में अपनी जगह बना रहा है, और पाकिस्तान के साथ मिलकर के, सऊदी के साथ मिलकर के इजराइल के खिलाफ कुछ तैयारियां कर रहा है, क्योंकि यहां पर स्थितियां बिगड़ रही हैं। लेकिन तुर्की नाटो कंट्री भी है, और नाटो कंट्री होने का मतलब हुआ कि उनके जो नाटो के संविधान में सेक्शन 5A है, उसके अनुसार अगर तुर्की पर हमला हुआ तो सब पर हमला माना जाएगा। अब तो तुर्की ने मक्का पैक्ट भी कर लिया है, यानी पाकिस्तान और सऊदी भी उसके साथ में है। पाकिस्तान और सऊदी साथ में है तो तुर्की पर हमला, सब पर हमला माना जाएगा। तब भी आप इजराइल की तारीफ करिए इस बात में कि उसे सब पता है कि तुर्की तुम कौन हो, उसे यह भी पता है कि तुम्हारे पास कितनी ताकत हो सकती है, लेकिन हमारे खिलाफ अगर तुमने साजिश भी रची तो सीरिया में भी घुसकर मारेंगे। तुम तो छोड़ो दूसरे देश में क्या कर रहे थे। ये वैसी वाली बात है कि हमें पता था कल हमारी सुरक्षा एजेंसीज को कि नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान के अंदर तुर्की के एयरक्राफ्ट कैरियर्स वो उतरे हैं, हवाई जहाज उतरे हैं सामान ले जाने वाले, और चाइनीज सामान भी उतर रहा है। ऐसे में हमें पता है कि ये लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, गुस्ताखी कर रहे हैं, हो सकता है ड्रोन्स यहां आ रहे हो, कुछ भी चल रहा हो। और ऐसे में भारत प्रोएक्टिवली वहां पर हमला कर देता और ये कहता कि हम पाकिस्तान वालों, हम जानते हैं तुम ये सब जो कर रहे हो हमारे खिलाफ होने के लिए कर रहे हो, हमने उसको खत्म कर दिया। इजराइल ने कुछ वैसा सीरिया के अंदर किया, पता चला कि यहां पर हो रहा है, लो निपटा दिया। इस बारे में अमेरिका से पूछा गया कि अमेरिका आप क्या कहोगे। अमेरिका इजराइल के सामने क्या बोले, कहता है मैक्सिमम रिस्ट्रेन की बात कहेंगे, कृपया लड़िए मत, शांति से रहिए। लेकिन इजराइल के अंदर ही लोग नेतन्याहू से कह रहे हैं कि बेटा तुम ये छोटे मोटे पटाखे मत फोड़ो, हमें देखकर समझ में आता है अक्टूबर में तुम्हारा चुनाव है, इस चक्कर में तुम पटाखे फोड़ के लोगों का ध्यान बटा रहे हो। मतलब वहां पर इजरायलियों के दिमाग में इन हमलों के प्रति तो किसी तरह के कोई दुर्भावना है ही नहीं। ये तो होना ही चाहिए भाई, छोटे मोटे मत करो, तुम ध्यान बटाने के लिए करते हो। नेतन्याहू ने लेकिन साफ आकर के कहा कि देखिए सीरिया में अगर तुर्की की फोर्सेस आई
तो भाई साहब हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब इधर की तरफ तुर्की जो है वो इजराइल के अंदर एंट्री करने की बात कर रहा है। ये बातें मीडिया में चलना शुरू हो रही हैं कि तुर्की सीरिया के माध्यम से इजराइल को इन्वेड करेगा, क्योंकि लंबे समय से उसको अपनी इज्जत साख बचानी है, तो वही एक तरीका हो सकता है। खैर, ये अपडेट हुए इन दो राष्ट्रों से जुड़े हुए। अमेरिका इस मामले में सबको शांति की अपील कर रहा है। मोसाद चीफ ने सीरिया वालों से बात करके ये पूछा था कि देखो, तुर्की के अगर लोग तुम्हारे देश में एंट्री कर रहे हैं तो हम उन पर हमला करेंगे, फिर ये मत कहना कि हमको पहले बताया क्यों नहीं। पर चलिए, कोई बात नहीं। अब तुर्की और इजराइल की कहानी पर तो हमने बहुत बार पहले भी कई सारे सेशन किए हैं। आज जो सबसे बड़ी बात है वो असल में मक्का पैक्ट के बाद पाकिस्तान और तुर्की के साथ आने की है। असल में पाकिस्तान और तुर्की जिस तरह से इन दिनों नजदीक आए हैं, देखिए भारत के नाम पर तो ये पहले भी साथ थे, और उस नाम में अब ये इजराइल के खिलाफ भी साथ आ रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान क्या खेल रहा है, मैं आपको वो बताता हूं। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, उसको ऐसे समझिए कि जिस सीरिया के एयरबेस पर तुर्की के सैनिकों को निशाना बनाया गया, उस तुर्की के जहाज अमेरिका पाकिस्तान में पाए गए, और मतलब जो डिफेंस करियर जो जहाज थे वो पाए गए, और उसी बीच में सीरिया के विदेश मंत्री का यहां पर स्वागत हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शबानी का स्वागत होता है, और यह स्वागत साथियों कल के दिन की घटना है। आप तस्वीरों में उनके वेलकम को होता हुआ देखते हैं, और वेलकम में इतना ही नहीं, पाकिस्तान इनके स्वागत में यह तक कहता है कि चिंता मत करिए, हम आपकी संप्रभुता के साथ हैं। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि आपकी अगर देश में किसी और देश ने हमला किया तो हम आपके साथ हैं। इसका मतलब यह है कि अब सीरिया भी मक्का पैक्ट में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब और समझिए, मक्का पैक्ट का मतलब हुआ कि वो पैक्ट जिसमें सऊदी और तुर्की और पाकिस्तान मिलकर के एक दूसरे की हिफाजत की कसम खाएं। अगर सीरिया भी उस हिफाजत में शामिल हो गया तो सीरिया पर हुआ हमला पाकिस्तान और तुर्की को मिलाकर इजराइल से लड़ने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान इजराइल से मोर्चा लेगा? डरपोक है, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इसको सीन यह है कि सबके सामने बनना है कि हम हैं फन्ने खा। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से पाकिस्तान में सूचना जारी होती है कि सीरिया की यूनिटी इंटीग्रिटी का तो हम ख्याल रखते ही हैं, और हम गोलन हाइट्स पर सीरिया की पोजीशन का स्वागत करते हैं। अभी गोलन हाइट क्या है? असल में सीरिया और इजराइल का जो बॉर्डर साझा होता है ना, उस बॉर्डर पर लगभग 0.1% सीरिया का क्षेत्र ऐसा है जिस पर इजराइल का कब्जा है, उसे गोलन हाइट कहते हैं। उसके 70% क्षेत्र पर गोलन हाइट्स पे इजराइल का कब्जा है। 1200 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। क्यों कब्जा है साहब इस पहाड़ी पे? पहाड़ी जैसी जगह है, इस पर कब्जा इसलिए क्योंकि यहां चढ़ने के बाद ये लोग सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल वाले दूरबीन से देख पाते हैं कि क्या हो रहा है। हाइट वाली जगह है, मोर्चा है, और वहां पर इजरायली सैनिक बने रहते हैं ताकि इजराइल सीरिया पर नजर रख सके। क्यों रखना है? क्योंकि ईरान वाले पहले सीरिया के रास्ते ही लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह था उसको वेपन भिजवाया करते थे। तो इन्होंने इसको एक चेक बेस बनाया हुआ है, पॉइंट बनाया हुआ है। अब पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि ये पूरा गोलन हाइट तुम्हारा होना चाहिए, हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सीरिया में उधर तुर्की वाले अपने सैनिक भेज रहे हैं, सीरिया के विदेश मंत्री पाकिस्तान में है। क्या आपको अभी भी यह साधारण बात लगती है? कुछ इस प्रकार से इजरायली सैनिक सीरिया के अंदर दूर तक निगरानी करते हैं। इधर अल शरा जो सीरिया के राष्ट्रपति बने, जो आतंकवादी हुआ करते थे, इनकी अब मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से होगी आने वाले समय में। क्या समीकरणों को अगर आप समझ गए तो यह समझ में आया कि आने वाले समय में इजराइल के खिलाफ फिर से एक गठबंधन वो बन रहा है जो ईरान ने अब तक, देखिए ईरान इंडिपेंडेंटली इजराइल से लड़ रहा था, लेकिन जो ईरान ने कर दिखाया उससे इन देशों के अंदर फिर से साहस आ गया है। क्योंकि ईरान जिस तरह से अमेरिका और इजराइल को इतने दिन से अकेला लटका के चल रहा है, सोचकर देखिए कि इसी तरह पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी, सीरिया अगर ये फिर एक होकर के जंग में उतरते हैं तो ये इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान से इन्हें हौसला मिला, और उसी हौसले से अब ये कुछ ऐसी तैयारियां चल रही हैं, और ये तैयारियां आने वाले समय में कुछ भीषण रूप ले सकती हैं। ये इजराइल पहले से जानता है, लेकिन पाकिस्तान की दलाली हम जानते हैं। ये युद्ध तो छोड़िए, केवल पैसा कमाने निकलेगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर